देखिए स्टूडेंट, हम आज बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किसी भी अपरिमेय संख्या को ये सिद्ध करना कि वो अपरिमेय संख्या ही है। तो उसके लिए हमें एक थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी आगे। तो उस थ्योरम को सबसे पहले हम लोग करते हैं। वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर p कोई अभाज्य संख्या हो एवं यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए, मैथमेटिक्स में मानने का बहुत ज्यादा मायने है, तो हम मान लेते हैं। माना कि a के अभाज्य गुणनखंड निम्न रूप के हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं, इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं कि a बराबर p1 p2 p3 डॉट 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 pn। देखिए, हम बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की, तो कहने का मतलब क्या होगा, p1 p2 p3 pn सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, जहां p1 p2 p3 डॉट 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 pn अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर ये a का गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः ए स्क्वायर अगर हम लोग लेंगे, अगर ए स्क्वायर करेंगे तो इसका भी पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि p1 p2 डॉट 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 pn और फिर p1 p2 डॉट 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 pn। नहीं, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं और ये इसका गुणनखंड है तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जरूर है। तो चलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर डॉट 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 pn का स्क्वायर। समझ में आ गया? सबको हम अलग अलग टर्म में लिख लिए। तो ये इस तरह से हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि अगर ये p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो p जो है a को भी विभाजित करेगी। तो हमें प्रूव ये वाला चीज करना है, p a को विभाजित करती है। ठीक है ना। तो चलिए, दिया हुआ है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। p किसको विभाजित करती है, a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो अंक गणित के आधारभूत परिमेय से हम एक चीज कह सकते हैं कि p जो है a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से हम लोग क्या कहेंगे कि p a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। p a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वैतता के गुण का प्रयोग करें तो हम पाएंगे कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, केवल p1 p2 p3 डॉट 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 pn जो हम लोग माने हैं वो होगा। नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंक गणित की आधारभूत
प्रमेय के अद्वैतता के अनुसार, अद्वैतता के अनुसार ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 डॉट 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 Pn है। नहीं, क्योंकि ये हमने माना है का मतलब P जो है कहीं ना कहीं P1 P2 Pn में से ही कोई एक है, तो हम कहेंगे अतः P P1 P2 डॉट 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 Pn में से एक है, में से एक है। ये चीज निकल के सामने आई, बाहर आई, ठीक है। अब चूंकि ए बराबर हम लोग क्या लिखे हैं P1 P2 डॉट 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 Pn, चूंकि ए बराबर P1 P2 डॉट 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 Pn है। नहीं, इसका मतलब जब ए बराबर P1 P2 डॉट 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 P1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P ए को अवश्य विभाजित करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए P ए को अवश्य विभाजित करेगा। चलिए, यही चीज हमें प्रूव करना था, हो गया, समझ में आ गई ये चीज। जो चीज हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P जो है ए को भी विभाजित करेगी। तो हम ये समझ में आ गया कि यहां से हमने ये निकाल लिया कि P जो है ए को अवश्य विभाजित करेगा, और ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया, जो हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था। चलिए अब उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं। अगर मान लेते हैं तीन जो है, तीन 6 स्क्वायर को विभाजित करती है। देखिए, तीन क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 6 स्क्वायर, 6 क्या है, 6 जहां मतलब ए स्क्वायर की जगह 6 स्क्वायर है, तो ए की जगह क्या है 6, ए को क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक 6 है, धनात्मक पूर्णांक है। 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो 3 36 को विभाजित कर रहा है। अब देखिए, तो कहने का मतलब इस प्रमेय के अनुसार 3 6 को भी विभाजित करेगा, तो जी हाँ, 3 जो है 6 को भी विभाजित करती है। नहीं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, लेकिन याद रखिएगा ये हमारा जो 3 है ये क्या अभाज्य संख्या है। अब यहाँ आप बता दीजिएगा कि 4 6 स्क्वायर को विभाजित करती है सर, लेकिन 4 तो 6 को विभाजित नहीं करती है। तो भैया हम बोलेंगे कि 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है। 4 अभाज्य संख्या रहता तो सेटिस्फाइड करता, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो नहीं करेगा। अब 2 है, 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 6 स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 2 जो होगा 6 को विभाजित करेगी। तो ये चीज हमारा समझ में आ गया, और इसका हम लोग आगे यूज करेंगे √2 को सिद्ध करने में, √3 को अपरिमेय सिद्ध करने में, √5 √7 ऐसे ही जो भी मिलेगा उसको सिद्ध करने में हम इस चीज कंसेप्ट का यूज करेंगे। जो अभी जैसे कि एग्जांपल में हम लिए कि अगर 3 6 स्क्वायर को विभाजित करती है तो 3 6 को विभाजित करेगी। क्या प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए, प्रूव हम दो तरह से कर सकते हैं। जो चीज प्रूव करना है चाहे उसको हम लोग प्रूव कर दे, या नहीं तो उसके अपोजिट हम मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे। ये तो हम वैसे जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है,
हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि रूट टू एक परिमेय, अपरिमेय नहीं होगी, परिमेय संख्या है। अगर हम ये प्रूव कर देंगे कि रूट टू परिमेय संख्या है तब तो ये गलत हो जाएगा। और अगर ये प्रूव नहीं हुआ हमारे मानने के बाद भी कि रूट टू परिमेय संख्या है और वो हमारा एजम्पशन गलत हो गया, मानना गलत हो गया, तो इसका मतलब रूट टू एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है जो P बाय क्यू के रूप में है, जहां P और Q पूर्णांक हैं एवं Q का मान 0 नहीं है, तथा P और Q का सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ये हमने मान लिया, जो परिमेय संख्या का मेन रूप होता है उसको हमने मान लिया। तो जब हम मान लिए कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो रूट टू बराबर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे P बाय क्यू। चलिए इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब क्योंकि चलिए इसको हम लोग, ये दिख रहा है क्योंकि परिमेय संख्या जैसा दिख भी नहीं रहा है, तो इसको परिमेय बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए रूट टू सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, जो समीकरण एक लिखे उसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर बराबर P बाय क्यू का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर टू, ये होगा P स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं टू क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, और या फिर हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बराबर टू क्यू स्क्वायर। अब ये हमारा देखिए यूक्लिड का प्रमेय के जो थ्योरम पढ़े थे हम लोग उस पर आ गया, जिसमें हम इसको क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे, जिसमें भाग दिया जा रहा है। हम क्या बोले थे आपको, उसको हम लोग कैपिटल डी से दिखाते हैं, मतलब डिवाइडेंड। ये डिविडेंड हो गया भाजक, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया कोशेंट, मतलब भागफल हो गया। ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अब ये पी स्क्वायर जो है क्या होगा, पांच से सॉरी दो से विभाजित होगा, इसलिए पी स्क्वायर दो से विभाजित होगा। अब जब पी स्क्वायर दो से विभाजित होगा, तो पीछे हम लोग थ्योरम पढ़े हैं कि ए स्क्वायर, पी स्क्वायर अगर ए से विभाजित है तो पी भी ए से विभाजित है। तो हम क्या कहेंगे, पी, इसीलिए पी भी दो से विभाजित होगा, दो से विभाजित होगा। और जब p दो से विभाजित होगा तो हम यह भी कह सकते हैं कि दो जो है p का गुणनखंड होगा, जिस इंप्लाई हम कह सकते हैं दो p का गुणनखंड होगा। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो अब हम मान लेते हैं p बराबर टू, जब p टू का p दो जो है p का गुणनखंड होगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं p बराबर दो गुना c, जहां c कोई एक पूर्णांक है। इसे हम लोग इक्वेशन दो मान लिए। अब चलिए इक्वेशन एक को देखिए, इक्वेशन एक क्या था हमारा, रूट टू बराबर p बाय क्यू था ना। चलिए इसको लिख दिए यहाँ पे। अब इसको हम आगे करते हैं, यहाँ पे रूट टू बराबर क्या था, चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट टू बराबर p का वैल्यू क्या, टू सी, समीकरण दो से। तो टू सी बट्टा क्यू हो गया ये।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण दो से, समीकरण दो से हम लोग क्या किए, पी का मान यहाँ रख दिए। तो अब फिर क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर, वर्ग करने, जब हम वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर 2c बट्टे क्यू का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 2 बराबर 4c² बट्टे क्यू स्क्वायर। अब ये वही चीज हो गया। अब इसको हम फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 से 4 को घटाएंगे तो 2 भाग में कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू² बराबर 2c। अब देखिए फिर वही चीज आ गया, ये डिविडेंड मतलब भाजक और भागफल, ठीक। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि क्यू² जो होगा वो किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, क्यू² 2 से विभाजित होगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि जब क्यू² विभाजित है तो क्यू भी क्यू² से विभाजित होगा, और जब क्यू² से विभाजित है तो हम क्या कहेंगे, 2 जो है वो क्यू का एक गुणनखंड होगा, 2 क्यू का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ तक आ गए। चलिए अब हम क्या देखें, P/Q के फॉर्म में हम क्या बोले थे, P और Q का सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, P और Q का एक और उभय गुणनखंड आ रहा है जो 2 है, जिससे हमें क्या मिल रही है, हम कह सकते हैं कि एक विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, जो हम माने थे वैसा नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ P और Q, P और Q का एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ही है, जिससे विरोधाभास जाहिर होता है, विरोधाभास जा प्रतीत होता है। अतः हमारा मानना गलत गलत। तो जब हमारा मानना गलत है तो हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इम्प्लाइज √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। ये प्रूव करना था, हो गया। चलिए आगे हम लोग प्रूव करते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस तरह से अगर आपको प्रूव करना हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, सब इसी चीज पे करेंगे, ऐसे ही करेंगे बस। उसमें कहाँ है, जहाँ √2 है वहाँ क्या बैठ जाएगा, √5 बैठ जाएगा, √3 बैठ जाएगा, √7 बैठ जाएगा, √11 बैठ जाएगा, ला लेंगे, और बाकी प्रोसीजर क्या करेंगे, सेम ही करेंगे। चलिए अब दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, क्या प्रूव करना है, 1/√2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो P/Q के रूप में है,
जहां P और Q पूर्णांक हैं एवं Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है एवं P और Q के और Q के सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने मान लिया। अब जब मान लिया कि एक परिमेय मतलब संख्या है तो क्या कहेंगे, 1/√2 बराबर P/Q। तो हमारा क्या हो गया, अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे सबसे पहले। वर्ग करने पर तो ये क्या बन जाएगा, 1/1/2 बराबर P² / Q² बनेगा। तो हम क्या कहेंगे, अब दिस इम्प्लाइज हम कर सकते हैं Q² बराबर 2P²। तो हम क्या कहेंगे, अतः Q² 2 से विभाजित होगा। जब Q² 2 से विभाजित होगा मतलब Q भी 2 से विभाजित होगा। और जब Q 2 से विभाजित होगा इसका मतलब 2 Q का एक गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो जब ये फैक्टर हो गया 2 का तो हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर 2C मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 1। तो चलिए अब इक्वेशन 1 को लिखते हैं, नाउ। अब या नाउ लिख दिए, कहीं कहीं इंग्लिश भी यूज करना चाहिए। नाउ 1/√2 बराबर P/Q। अब Q का वैल्यू हम लोग रख देंगे तो जिससे प्लस क्या आ जाएगा, 1/√2 बराबर P/2C। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे वर्ग करने पर। वर्ग करने पर तो जब हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1/2 बराबर P²/4C²। ठीक है, तो ये चीज जब हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, ये 2 इस 4 को काट देगा 2 से, तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाई P² बराबर 2C²। तो हम फिर वही चीज कहेंगे, अतः P² 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। जब P² 2 से विभाजित होगा तो P भी 2 से विभाजित होगा। और जब P भी 2 से विभाजित होगा इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 P का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम देखें कि P का भी एक गुणनखंड 2 आया और Q का भी एक गुणनखंड 2 आया, लेकिन हम लोगों ने क्या माना है ऊपर, P और Q का सिर्फ एक गुणनखंड है। तो हम कहेंगे कि या इसीलिए इसीलिए यहाँ एक विरोधाभास विरोधाभास प्रतीत होता है, क्योंकि जो हम माने हैं वो नहीं हो रहा है, प्रतीत होता है। क्योंकि क्योंकि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी हैं।
अतः हमारा यह मानना कि 1/√2 परिमेय संख्या है गलत है। तो इसीलिए वह 1/√2 एक परिमेय संख्या समझ में आ गया। इसी तरह से हम कोई भी मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा तो भी हम उसको प्रूव कर लेंगे, खाली देखेंगे कि किस तरह से करना है, क्या करना है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं अगला। अब हम दो तरह का इसमें क्वेश्चन कर लिए, जो कि क्वेश्चन जो भी कोई एग्जाम में पूछता है इसी टाइप का एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, और इसमें से एक क्वेश्चन ज्यादातर आता ही है, √2, √5, √7, √11, कुछ भी ऐसा कोई अपरिमेय संख्या जिसको अपरिमेय प्रूव करना हो। ये तीन टाइप का जो हम पढ़ रहे हैं, इस तीन टाइप में से कोई ना कोई एक टाइप का क्वेश्चन ये हर बार बोर्ड में पूछता है। तो हमें प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए 15 + 17√3 एक अपरिमेय संख्या। ये टाइप का जो प्रूव है, ये प्रूव करना उनसे भी आसान है। पीछे जो पढ़े हैं एक तो वो आसान ही है, उनसे भी आसान इस टाइप का क्वेश्चन को प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही पहला स्टेप वही करेंगे जो माना कि वाला एकदम एग्जैक्ट सेम होगा। माना कि 15 + 17√3 एक परिमेय संख्या है, और सब कुछ सेम ही लिखेंगे, एक ही जैसा। एक परिमेय संख्या है जो P बाय Q के रूप में है, जहाँ P Q पूर्णांक हैं, Q 0 नहीं है, और P और Q के सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। तो देखिए अब जब ये राशनल नंबर है मतलब परिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 15 + 17√3 बराबर P बाय Q। अब देखिए इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करते हैं, जो परिमेय दिख रहा है कि हाँ ये परिमेय संख्या है ही, रूट वाला का छोड़ के उसको हम अलग कर लेते हैं एक जगह। तो हम लिखेंगे 17√3 बराबर P बाय Q -15, इस तरह से लिख सकते हैं। अब √3 बराबर P बाय Q -15/17, ये भी लिख सकते हैं। 17 को इधर लेते आए। अब हम कहेंगे हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एवं P बाय Q -15/17 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो।
के बराबर हो। तो दिस इम्प्लाई हम लोग क्या कहेंगे कि इसीलिए √3 जो होगा वो इसके बराबर नहीं होगा, किसके, p/q - 15 बटे √17। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए यहाँ एक विरोधाभास विरोधाभास ठीक है, यहाँ एक विरोधाभास है और हमारा मानना गलत है। अतः 15 + 17√3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग अब एक्सरसाइज पे मूव, एक्सरसाइज 1.3। देखिए एक्सरसाइज 1.3 में कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है आपको बोर्ड सामने कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह से हम √2 को प्रूव किए उसी तरह से √5 को करेंगे। तो चलिए मानते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम किए क्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जो p/q के रूप में एवं pq पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है एवं p और q के सिर्फ एक ही अनिष्ट गुणनखंड एक है, अनिष्ट गुणनखंड एक है। ये हम लोगों ने मान लिया। चलिए जब मान लिया तो हम क्या लिखेंगे कि √5 बराबर p/q, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों ओर, वर्ग करने पर तो ये क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा 5 बराबर p²/q²। दिस इम्प्लाई होगा p² बराबर 5। हम लोग क्या कहेंगे, इसीलिए p² 5 से विभाजित होगा, p² 5 से विभाजित होगा। जो चीज हम लोग करते आए हैं बस वही करेंगे। जब p² 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित होगा। और जब p भी 5 से विभाजित होगा तो इसका मतलब 5 जो होगा p का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। तो जब p 5 का एक गुणनखंड होगा तो हम लोग लिख सकते हैं p बराबर 5c। तीसरा कोई पूर्णांक ले लिए। अब चलिए, अब हम लोग लिखेंगे √5 बराबर क्या, मान लें p/q। अब यहाँ पे हम लोग p का मान रख देंगे, √5 बराबर 5c बटे q। ये कैसे हुआ, समीकरण 2 से मान रख देंगे। ठीक है, अब आगे करते हैं इसका। तो दोनों ओर फिर क्या करेंगे, हम लोग वर्ग कर देंगे। फिर दोनों ओर वर्ग करने, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 5 और ये बनेगा 25 c² बटे q।
ये 5 25 को काट देगा 5 बार में, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5। तो इसीलिए कहेंगे, इसीलिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। और इसीलिए अतः हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज 5 क्यू का गुणनखंड होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अतः P और Q, P और Q के उभयनिष्ठ, P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जिससे विरोधाभास दिख रहा है। अतः हमारी कल्पना, मतलब माने जो थे जो कल्पना सही नहीं है। और जब कल्पना सही नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इसीलिए तो 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम इजी है इसको प्रूव करना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। इसमें ये आपको दिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि जो दिया है उसी को मान लेंगे। माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है, जहाँ PQ पूर्णांक है, Q 0 नहीं है, एवं P और Q के सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2√5 बराबर P/Q। तो हम लिख सकते हैं, आप देखिए इसको 3 को इधर कर दिए तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 2√5 बराबर P/Q माइनस 3। दिस इम्प्लाइज √5 बराबर P/Q माइनस 3/2। अब चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये तो हमें नहीं बोला गया है कि ये भी प्रूव कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो जब हमको नहीं बोला है तो जो चीज हमारा जाना हुआ है उसको हम लोग सही मान के बनाएंगे। तो हम कहेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता।
के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब नहीं हो सकता तो हम क्या कहेंगे, √5 नहीं बराबर होगा किसके, p/q -3/√2 के। तो जब ये नहीं बराबर तो हम क्या कहेंगे कि यह एक विरोधाभास है। ये होता है एक विरोधाभास है। विरोधाभास है और हमारी कल्पना गलत है। हम जो एज्यूम किए हैं वो गलत है, और जब हम जो माने हैं वो गलत है तो हम क्या कहेंगे कि जो दिया हुआ है वो सही है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज 3 + √5 एक अपरिमेय। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। देखिए, एक है हमारा 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये हम पहले ही करा चुके हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, तो जिस तरह हमने 2 नंबर का क्वेश्चन प्रूव किया है, उसी तरह तीसरे नंबर को प्रूव कर देंगे। चलिए, बचा दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर का भी हम कर देते हैं आपको, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 7√5 है। नहीं, क्या है, 7√5 को हमें प्रूव करना है। इसी को प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले उसका हम अपोजिट उल्टा मान लेते हैं। उल्टा क्या मानेंगे, अपरिमेय प्रूव करना है तो हम मान लेते हैं कि यह परिमेय है। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसे हम a/b के या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे अतः इसलिए इसलिए 7√5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। 7√5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, तो इसीलिए दिस इंप्लाइज हम कहेंगे 7√5 बराबर p/q। नहीं, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 7√5 बराबर p/q। अब हम क्या करेंगे, ये 7 हमारा क्या दिख रहा है, एक परिमेय जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग रूट जो है उसको हम क्या बोले कि रूट वाला जो परिमेय नहीं दिख रहा हो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि √5 बराबर 1/7 इंटू p/q। नहीं, अब देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है आपका, परिमेय संख्या है। लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो, क्योंकि परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या, तो क्या आएगा, ये पूरा का पूरा भी परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब ये भी परिमेय ये भी परिमेय, तो इस अगर हम बात करें इस दोनों को साथ में, तो ये भी क्या होगा आपस में, मतलब इसका गुणनखंड भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए, तो नहीं है। तो कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो। अतः हमारा मानना गलत है।
जो हम माने थे कि परिमेय संख्या है वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम कहेंगे इसलिए दिस इम्प्लाई 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? इस तरह से हम किसी भी चीज को प्रूव करेंगे। अब से 6 + √2 वाला इसको हम बताए ही आपको कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, पीछे जैसे बनाए हैं उसको इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, जिस तरह से हम लोग 3 + 2 √5 दो नंबर का जो क्वेश्चन था उसको प्रूव किए हैं, जस्ट वैसे ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये आप खुद प्रूव कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स देखिए ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप अगर खुद से स्ट्रगल नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं वो अब आगे जाके आपको कहीं ना कहीं भूला जाएगा। तो कोशिश ये होना चाहिए मैथमेटिक्स गणित के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम खुद अप्रोच करें और उसे बनाए। तो चलिए यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है, फिर हम अगले लेक्चर में अगला बात करेंगे।